एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 से एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज क्वेश्चन 36 से 40। ये आपका यहाँ पे एक्सरसाइजेज क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ये यानी कि लास्ट वीडियो है एक्सरसाइजेज से रिलेटेड। तो चलिए कॉन्सेप्ट के साथ इसे समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिएगा। द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज यानी F माइनस, नियन एंड Na प्लस इज अफेक्टेड बाय। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके पास सेम होता है, उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि फ्लोरीन के पास पहले 9 था, एक उसने लिया, निगेटिव का मतलब है लिया, तो 10 हो गया। नियन चूंकि इनर्ट गैस है, इनर्ट एलिमेंट है, तो ये आपका 10 हो गया। 10 का 10 रह गया, ना लूज करेगा ना गेन करेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज है, इसका मतलब है कि इसके पास 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया यानी कि 10 हो गया, यानी तीनों के पास हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ओके, क्लियर। उसके बाद चलिए, तो कहता है कि साइज, इन तीनों का साइज किससे अफेक्टेड होगा। तो पहले ऑप्शन है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा है वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तीसरा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल्स, और डी है नन ऑफ द फैक्टर्स बिकॉज देयर साइज इज द सेम। तो सबसे पहली बात डी तो सबसे गलत है क्योंकि नन ऑफ द फैक्टर बिकॉज देयर साइज इज द सेम। साइज सबका सेम नहीं है, साइज सेम नहीं होगा, साइज पे बहुत सारी चीज़ों का अफेक्ट पड़ता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं जाएगा। फिर बारी आती है सी ऑप्शन की, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल का मतलब ये है आउटर ऑर्बिटल में सभी के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो होगा, क्योंकि सबके पास सेम इलेक्ट्रॉन का नंबर है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ मैंने एक लिख के आपके लिए रखा है कि F माइनस यानी कि 10 हो गया, तो जिसके पास भी 10 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन आउटर ऑर्बिटल में सभी का सेम होगा। बी पे आ जाइए, वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n बराबर है, तो सबका वैलेंस क्वांटम नंबर N2 ही होगा यहाँ पे, क्योंकि सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन ही है। बात आ रही समझ में आपके। ये तीनों ऑप्शन तो इफेक्ट नहीं डालेगा क्योंकि ये तीनों तो इसके सबके लिए वैलिड है, ठीक है। बचा न्यूक्लियर चार्ज। अब आप यहाँ टिक लगा हुआ देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे यही आंसर है। तो हुआ क्या था कि ये वीडियो मैंने जैसे शूट किया उस समय मेरा कैमरा ऑफ हो गया, तो फिर से इसको रीशूट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए न्यूक्लियर चार्ज जो है ये अफेक्ट डालेगा। अब यहाँ पे सुनिए कैसे अफेक्ट डालेगा। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है जो चार्ज न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज जो हुआ वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है। जब आपका एटम न्यूट्रल होता है तब आप कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर। लेकिन जैसे ही आपका एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है तब हम कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंडिकेट करता है आपके न्यूक्लियर चार्ज को यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो गया, न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस में रहता है। ये आपका ना आप लूज करवा सकते हैं इसे, ना इसको गेन करवा सकते हैं। न्यूक्लियस में मतलब अस्थायी रूप से रहता है। इलेक्ट्रॉन का आना जाना होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे इलेक्ट्रॉन का फर्क पड़ता है, न्यूक्लियर चार्ज का नहीं। अब आप समझिए, इसके पास पहले 9 इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन एक लिया तो 10 हो गया। इसके पास 10-10 है दोनों, और इसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन था, पहले 11 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों ही 11 था, लेकिन जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके पास क्या हो गया, 10 तो हो गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका प्रोटॉन यानी न्यूक्लियर चार्ज कितना रह गया, 11 हो गया, जिसके कारण क्या होगा, इसका साइज लेस हो जाएगा। इसका साइज क्या हो जाएगा, लेस, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है, इसलिए प्रोटॉन क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जिसके कारण इसका साइज छोटा हो जाएगा। जबकि इसके पास आप क्या देख रहे हैं, इसका न्यूक्लियर चार्ज में 9 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जिसके कारण इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इसको जो अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा, तो चूंकि कम है प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज कम है, निगेटिव ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन में कमज़ोर होगा, जिसके कारण इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ समझाते हुए कहा था
कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। तो 1 बाय 1 सारे वीडियोस को देखिए, जहाँ जितनी ज़रूरत होती है, जिस जगह पे जैसे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत, कोई अफेक्ट नहीं पड़ने के कारण क्या होगा, साइज को कौन अफेक्ट करेगा, आपके न्यूक्लियर चार्ज ही करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है, प्रोटॉन आ जा नहीं रहा है। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का कि द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस इज F माइनस Na प्लस इज अफेक्टेड बाई न्यूक्लियर चार्ज। तो हमारा ऑप्शन ए हो गया सही। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 36 क्लियर। अब यहाँ पे एक अनाउंसमेंट कर दूँ आपको कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, तो लाइक करके झट से कमेंट कर दीजिए कि मैम समझ में सब कुछ आ रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। और शेयर कर लीजिए अपने ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें अपने चैनल के साथ। और चलिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को विथ बेल आइकन, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वाला जो स्टेटमेंट आता है ना मेरे बच्चों, उसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए, ठीक है। इनकरेक्ट इन रिलेशन टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी, यानी आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मैंने इससे जस्ट पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको समझा रखा है आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा स्टेटमेंट था, मैं आपको आपके बुक में दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ 37 क्वेश्चन अपनी बुक पे देखिए। मेरे पास जो बुक अवेलेबल है मैं आपको वो दिखा रही हूँ, आई होप कि यही आपके भी बुक में हो क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेज फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा है द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोवेल गैस कॉन्फिगरेशन, बिल्कुल सही है। एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय बिग जंप इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और लास्ट है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर एन वैल्यू इज ईजियर देन फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग हायर एन वैल्यू। तो सर्वथा गलत है ये, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन लोअर एन वैल्यू से ईजियर नहीं होता है, क्योंकि लोअर एन वैल्यू जो होता है वो न्यूक्लियस से नज़दीक होता है, और न्यूक्लियस के नज़दीक इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन का पकड़ ज़्यादा होता है, इसलिए आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करेंगे। मेरी बात को एक बार फिर से सुनिए, ध्यान दीजिए, मैं फिर से बोलती हूँ, थोड़ा स्पीड हो जाता है बोलने वक्त, ध्यान से सुनिए। लोअर एन वैल्यू का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल की संख्या कम है, तो आपका ऑर्बिट संख्या कम, तो वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि नज़दीक होगा न्यूक्लियस से, जिसके कारण साइज छोटा हो जाएगा। और मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, अगर साइज छोटा है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी होगी, यानी ज़्यादा मुश्किल आएगी। तो ये जो कहा कि लोअर एन वैल्यू इज ईजियर देन फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग हायर एन वैल्यू, ये गलत है, क्योंकि हायर एन वैल्यू से ईजियर होता है इलेक्ट्रॉन का रिमूवल देन लोअर एन वैल्यू से। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, मैंने आपको दिया कि क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। तो आपने यहाँ पे टिक लगा लेना है, किसमें, 37 के डी में, मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिख दिया था, ठीक है। तो आपके बुक में आपको दिखा दिया, आपका भी सेटिस्फैक्शन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे। नंबर 38 है हमारा कंसीडरिंग द एलिमेंट्स बी, मतलब बी मतलब यहाँ पे बी मतलब बोरोन है ये, ठीक है। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड के मतलब पोटेशियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टरीज। अब देखिए ये सब, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सब्जेक्टिव है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आप कैसे बनाएंगे इसे समझना है आपको। तो मेरे लिए क्या है क्वेश्चन में कि मेटालिक कैरेक्टर हमें देखना है, तो हमेशा पहले समझिए कि ये थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ है, ये देख लेंगे तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इन पीरियोडिक टेबल, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, यानी कि इन पीरियड्स मूव करते हैं, तो वो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, क्योंकि आपको पता है ना एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे सारे मेटल्स हैं, बीच में भी मेटल्स हैं, और उसके बाद नॉन मेटल्स स्टार्ट हो जाता है। तो राइट, लेफ्ट से राइट की ओर जब आप जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर ग्रेजुअली आपका डिक्रीज करता चला जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट, आप जब टॉप से बॉटम की ओर मूव करते हैं, व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, ओके। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, मेटालिक कैरेक्टर का मीनिंग होता है कि आप मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जिसके पास भी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, दे हैविंग मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है।
तो आपका टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, वो कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ये एक जनरल बात हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसको देखेंगे। अब ये जब देखना है ना मेरे बच्चों, तो इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कैसे पीरियड्स में कहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हैं, ग्रुप में कहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हैं। तो अब आप सवाल करेंगे मेरे से कि मैम क्या पीरियोडिक टेबल पूरा याद करना है? नहीं मेरे बच्चों, याद नहीं करना है। आप एटॉमिक नंबर से पकड़ सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था, उस समय मेरे चैनल पे बहुत कम बच्चे जुड़े थे, इसलिए वो वीडियो चला नहीं। कोशिश करूंगी मैं फिर से उस वीडियो को बनाने की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं ग्रुप का और पीरियड्स का। ठीक है, तो जल्दी ही वो वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे चलिए, तो ये मैंने आपको समझाया। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा के समझाऊंगी कुछ, रुकिए आप लोग। तो इसको देखिए, यहाँ पे आपको ये मैंने समझा दिया। अब जो मेरा एलिमेंट है, बी है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है और के है, इन सबको पहले आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल मुझे मिला था कहीं पे, लोग सड़क पे जो वो इंस्टीट्यूट वाले बांटते हैं ना, वो लोग दे रहे थे, तो मैंने भी लिया है एक। तो देखिए यहाँ पे आप ही को पढ़ाने के लिए ले लिया। यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए तो मेरा ये है, बी है। देखिए आपको दिख रहा है, थोड़ा सा एक जूम कर दे, अब दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बोरॉन है ना, ये बोरॉन के बाद है आपका ऐसे, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम है ना। देखिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो मैग्नीशियम यहाँ है और पोटेशियम यहाँ है। तो आपको मैंने क्या कहा है, अभी क्या पढ़ाया मैंने, कि मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाइएगा तो घटेगा, लेफ्ट से राइट जाइएगा तो घटेगा। तो पहले तो ये समझ गए आप कि मेटालिक कैरेक्टर में पोटेशियम और मैग्नीशियम तो नीचे ही रहेगा, क्योंकि ये आपका लेफ्ट साइड में है, इधर है। अब इधर वाला एलिमेंट में मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। इधर वाले में क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, इधर वाले में मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा, जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसलिए एल्यूमिनियम का मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा देन किसके, बोरॉन से होगा ना, क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है। ग्रुप में देख रहे हैं हम, तो ग्रुप में क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम नीचे है, तो एल्यूमिनियम का ग्रेटर देन बोरॉन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपका मैग्नीशियम और पोटेशियम में जब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पोटेशियम का मैग्नीशियम से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सिर्फ मैं आपको ऊपर नीचे दिखाने के लिए इसको दिखा रही हूँ कि ये देखिए कैसे ऊपर नीचे कैसे देखना है, कि लेफ्ट नीचे टॉप से बॉटम की ओर जा रहा है तो कैसे हो रहा है, इधर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो कैसे हो रहा है। फिर इसको यूज़ करूँगी क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने पहले यहाँ पे एक बनाया, जैसे आपको मैंने समझाया वैसे यहाँ पे लिखा है कि एल्यूमिनियम का मेटालिक कैरेक्टर ग्रेटर देन बी हो जाएगा, और पोटेशियम का मैग्नीशियम से ज़्यादा और मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है। इसलिए पोटेशियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम और बोरॉन में किसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम का ज़्यादा देन बी। अब इन दोनों को मिला दीजिए तो ये आपके सामने आ गया खड़ा होके, पोटेशियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन बी। और ये ऐसे क्वेश्चंस नीट में भी आते हैं मेरे बच्चों, इसलिए इस पर बहुत पकड़ बनाइए। आप जितनी बार कहोगे मैं उतनी वीडियो बनाऊंगी इससे रिलेटेड, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि मैम क्लियरली इस चीज़ को समझना है, समझाइए। पूरा इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगी, जिंदगी में भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूलोगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आप लोग। हाँ, ये वाला डी। ठीक है, तो मेरा डी हो गया सही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग का क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, कंसीडरिंग द एलिमेंट्स बी, सी, एन, एफ एंड एस आई, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि बोरॉन का 5 होता है एटॉमिक नंबर, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है। इट मीन्स कि ये लेफ्ट टू राइट का सीक्वेंस दिया गया है, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही लेफ्ट टू राइट में एक एक करके बढ़ता चला जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलिकन है, सिलिकन 14 है, तो सिलिकन कार्बन के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे SI कार्बन के नीचे। तो देखिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर जस्ट ऊपर का उल्टा है, जो अभी आपने 38 पे देखा था मेटालिक कैरेक्टर था, ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। तो ट्रेंड एक समझ लेंगे, इन PT ट्रेंड क्या होता है हम लोगों का कि ये आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करता है, लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज करता है, और जबकि टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। तो अब आप समझें ऊपर जो मैंने आपको कहा कि लेफ्ट से राइट,
तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर क्या हो जाएगा इस जगह पर, इसको देखते हुए अगर हम समझें कि आपका किसमें निकालना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। यानी कि फ्लोरीन जो आपका है वो ज़्यादा नॉन मेटालिक होगा देन किससे, नाइट्रोजन से, देन कार्बन से, देन बोरॉन से, ऐसा होगा। देखिए ऐसा होगा ना, क्यों, क्योंकि एकदम एक्सट्रीम राइट में जो है वो ज़्यादा नॉन मेटालिक होगा, क्योंकि इस तरफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा नाइट्रोजन से, कार्बन से और बोरॉन से, तो ऐसे सीक्वेंस जाएगा। उसके बाद कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन होता है, देखिए यहाँ कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन है, तो कार्बन से नीचे सिलिकॉन यानी टॉप से बॉटम की ओर जब जा रहे हैं आप, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। यानी कि का सिलिकॉन लेस नॉन मेटालिक देन होगा किसके, कार्बन से, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बन मोर नॉन मेटालिक देन सिलिकॉन हो जाएगा, कार्बन मोर नॉन मेटालिक देन सिलिकॉन हो जाएगा। और बोरॉन जो होता है वो ज़्यादा नॉन मेटालिक देन सिलिकॉन होता है, नॉन मेटालिक देन सिलिकॉन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप सीक्वेंस सजाएंगे तो आपका सीक्वेंस कौन सा होगा, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, उसके बाद बोरॉन और सबसे नीचे कौन हो जाएगा, सिलिकॉन। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस में आप देखेंगे कि कार्बन से ज़्यादा सिलिकॉन से ज़्यादा नॉन मेटालिक है कार्बन, लेकिन फिर सिलिकॉन से ज़्यादा नॉन मेटालिक कौन है, बोरॉन है। तो फिर सीक्वेंस सजेगा जब, तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे हो जाएगा FNCB, और बी से कम है किसका, SI का, बी से कम है किसका, SI का, तो यहाँ पे SI आ गया सिर्फ, तो ऑप्शन हमारा सी हो गया, सी नंबर ऑप्शन हो गया। और इसके पहले जो मैंने आपको 38 क्वेश्चन बताया उसमें पूरा डिटेल में समझाया है कि किस तरीके से क्या क्या होता है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, सिर्फ मेटालिक कैरेक्टर कन्वर्टेड इनटू नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो गया। तो ये इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। कंसीडरिंग द एलिमेंट्स FClO एंड N, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के टर्म में केमिकल रिएक्टिविटी आपको बताना है। यानी कि केमिकल रिएक्टिविटी बताना है किसके संदर्भ में बताना है आपको, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताना है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी किसकी अधिक है। बात आ गई समझ में आपको। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इतना जैसे ही मैंने लिखा तो आप समझ गए होंगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी किधर बढ़ता है, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पे दिखता है ना आपको, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, तो इन सब की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी होता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी बढ़ेगा। उसी चीज को मैंने यहाँ लिख दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ अ पीटी, यानी पीरियोडिक टेबल। और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जितनी अधिक होगी उतना अच्छा मेटालिक कैरेक्टर होता है। तो टॉप टू बॉटम आने पे वह गुण बढ़ता ही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये बातें आपको समझा दी, तो समझिए अभी सीक्वेंस समझिए। तो आपका क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन होता है, ठीक है। सॉरी दिख नहीं रहा आपको, यहाँ देखिए अब यहाँ इस पीरियोडिक टेबल का यूज होगा। देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, फ्लोरीन के पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पहले नाइट्रोजन। तो यही चार का कंपेयर करना है आपको, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन का। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि इधर जैसे जैसे आप इधर मूव कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो एक सीक्वेंस सजाइए आप पहले, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा ये। तो देखिए जो मैंने आपको समझाया उसके हिसाब से लेफ्ट टू राइट वाला आप देखेंगे तो फ्लोरीन लेंगे पहले, फिर ऑक्सीजन,
फिर नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, सबसे वीक होगा इन तीनों के कंपैरिजन में। ठीक है, अब बारी आती है क्लोरीन को समझने की कि मेरा क्लोरीन कैसे काम करेगा। ठीक है, तो क्लोरीन जो है वो कहाँ है, फ्लोरीन के जस्ट नीचे है। तो यहाँ पे आने पर क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये तो ठीक है कि क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर लेस देन फ्लोरीन है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जब आप इसका कंपेयर देखेंगे तो ऑक्सीजन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन क्लोरीन है, ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन क्लोरीन है, जिसके कारण क्लोरीन से इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अधिक होगा, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्लोरीन से ऑक्सीजन में ज़्यादा है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो क्लोरीन से ज़्यादा हो गया किसका, ऑक्सीजन का। तो देखिए यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो गया, फ्लोरीन का ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा कम ऑक्सीजन का, उससे थोड़ा कम क्लोरीन का, और नाइट्रोजन सबसे पीछे आएगा। ऑप्शन बी होगा आपका। नाइट्रोजन सबसे पीछे क्यों आएगा, उसका रीजन देखिए। नाइट्रोजन कहाँ है, इन सबसे इधर है, लेफ्ट में है। राइट के साइड चलने पर आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन तो सबसे लेफ्ट में है ना। जो चार दे रखा है कंपेयर उसी से करना है, ये इधर उधर नहीं देखना है आपको चार ही ना दे रखा था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इसी चारों पे कंपेयर करना था। तो ये तो सबसे पीछे रहेगा ही, क्योंकि ये सबसे पीछे है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट पे हमारा क्या होना है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ना है। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कम ही है यहाँ पे, तो ये नाइट्रोजन सबसे पीछे आएगा। कंपेयर करना था सिर्फ हमें किसमें, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन में। तो क्लोरीन से ये ज़्यादा हो गया इसलिए क्योंकि इसका निगेटिविटी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, जिसके कारण इनके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, लेने की टेंडेंसी मोर देन क्लोरीन हो जाती है, जिसके कारण ये ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता है। तो इसलिए फ्लोरीन सबसे अधिक, ऑक्सीजन उससे थोड़ा, और उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो आपका हो गया ऑप्शन बी सही। तो आई होप कि जितना कॉन्सेप्ट था मैंने बी सही है आपका। तो मैंने अपनी तरफ से हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। कहीं कुछ भी आपके दिल दिमाग में कमी रह जाए क्वेश्चन पढ़ते वक्त तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में डालिएगा, क्योंकि ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी डिटेल वीडियो के साथ। मतलब ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी, कोशिश तो करूंगी मैं कि 1 से 2-3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीट करने में बहुत लंबी वीडियो होती है, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए उसको देख पाना। तो चलिए इस आशा के साथ कि ये जो मैंने आपको आज बताया आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझ चुके हैं। मैंने पूरी कोशिश की है हर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट देने की, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपको समझा के, सिखा के। और जब आप कमेंट अच्छा डालते हैं कि मैम आपने जो समझाया एकदम से दिमाग में उतर गया, तो और ज़्यादा खुशी होती है। तो इसी आशा के साथ कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।